हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 सेमिस्टर 1 बिजनेस स्टडीज़ का यूनिट 3 मतलब चैप्टर 3 जिसका नाम है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज लेके। ठीक है भाई, आज हमारा टॉपिक है यूनिट 3 लेके। ऑलरेडी इससे पहले हमने यूनिट 1, 2 एंड 4 ऑलरेडी दे चुके हैं। यूनिट 3 हमारा बाकी रह गया था, तो आज इस लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे आपके साथ। आपका क्या काम होगा, आपका काम होगा हमारे साथ साथ में जो नोट्स हम प्रोवाइड करने वाले हैं उसको बिल्कुल कॉपी में नोट करके रेडी कर ले, जो कि आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है भाई। और एक काम आपका है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो ज़रूर वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और साथ साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है, क्योंकि आने वाले जो भी सेमिस्टर्स है उसके लिए भी जो भी नए नए वीडियो होगा वो आपके सामने आते रहेगा, आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है भाई, चले फिर स्टार्ट करें आज का टॉपिक यूनिट 3 जो कि पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज लेके। चलिए हमने पूरा चैप्टर को एक ही लेक्चर में ख़त्म कर दिया, वन शॉट बना दिया, जैसे कि आपका टाइम ज़्यादा ना जाए। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट वाइज आपका नोट्स हमने बना दिए, जो कि एग्ज़ाम के लिए आपको दिक्कत नहीं आएगा। अगर ये नोट आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए तो आपका जो एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यूज़ पैटर्न में क्वेश्चन जो होगा, कोई भी एमसीक्यूज़ नहीं छूटेगा आपसे। ठीक है भाई, चले फिर स्टार्ट करें। चलिए देखिए क्या टॉपिक फिर, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज। ये बिल्कुल हमने क्लास 11 सेमिस्टर 1 का जो WB बोर्ड है स्पेशली, जिसका मतलब सेमिस्टर सिस्टम अभी आया है, उनके लिए बनाए हैं। लेकिन ये CBSE ICSE वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं, वो भी इस नोट्स को बना सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आंसर लिख सकते हैं, है ना। तो इस ऐसे तरीके से ही हमने नोट्स को बना के आपको दिए हैं। ये डिटेल बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपका काम बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्लास 11 सेमिस्टर 1 के लिए देखिए, इस चैप्टर का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो 6 मार्क्स है इस चैप्टर से, है ना। तो 6 मार्क्स आएगा इस चैप्टर से, तो ज़रूर इस चैप्टर को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या बताया गया है आपको। एंड एंटरप्राइज इज़ एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली एंगेज्ड इन प्रोडक्शन में हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस प्रोविजंस या गुड सर्विस, या ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप कंट्रोल। बिजनेस एंटरप्राइज आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, कुछ अलग अलग पार्ट में हमने डिवाइड किए हैं। तो एक बिजनेस एंटरप्राइज का मतलब, एक एंटरप्राइज का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि प्रोडक्शन के साथ इन्वॉल्व हो सकता है, या गुड्स या सर्विस को परचेज सेल में इंगेज हो सकता है, और ओनरशिप के हिसाब से और बिजनेस को कंट्रोल के हिसाब से हमने इसको इस तरह से बांटा है। अलग अलग तरीके का जो एंटरप्राइज है उसके बारे में बताया है ओनरशिप के हिसाब से। चलिए आगे देखते हैं। तो ओनरशिप के हिसाब से और कंट्रोल के हिसाब से हमने जो बांटा है उसमें जैसे कि पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, ग्लोबल एंटरप्राइज है और जॉइंट वेंचर है। ठीक है, क्लियर है। अब एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे और आपको समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, क्या अंतर है दोनों में, क्या डिफरेंसेस है। देखिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या है। A public sector enterprise is an enterprise that owned, managed and controlled wholly or partly by the government. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का मतलब होता है जिसका ओनरशिप, जिसका मैनेजमेंट, जिसका कंट्रोल होली या पार्टली पूरा रहता है किसके पास, गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है या स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, या सेंट्रल स्टेट दोनों मिलके भी हो सकता है। क्लियर है भाई, क्लियर। पब्लिक सेक्टर समझ में आया। चलिए जैसे कि एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल जैसे इंडियन रेलवे हो गया, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ONGC, NTPC और भी ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पब्लिक सेक्टर है। क्लियर, ठीक है। चलिए सो प्राइवेट सेक्टर क्या है फिर। A private sector enterprise is an enterprise that owned, controlled
बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल जिस एंटरप्राइज को कंट्रोल करते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। तो इस एंटरप्राइज का मेनली जो ऑब्जेक्टिव होता है, इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन का मेनली जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट मोटिव, क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस किए हैं। कोई भी व्यक्ति पर्सनली कोई बिजनेस करते हैं तो उनका सोशल वेलफेयर से ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ ज़्यादा उनका झुक रहता है, क्योंकि उनका मेन मोटो है टू अर्न प्रॉफिट। गवर्नमेंट का मेन मोटो होता है कि सोशल वेलफेयर हो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटो रहेगा डेफिनेटली प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए उसके सोशल वेलफेयर करना चाहिए, तभी जाकर उनको प्रॉफिट अर्न लंबा टाइम के लिए प्रॉफिट अर्न करने का मौका मिलेगा। लेकिन जो गवर्नमेंट जिस तरह से सोशल वेलफेयर के लिए ही काम करता है, प्राइवेट एंटरप्राइज का काम सोशल वेलफेयर का, सिर्फ सोशल वेलफेयर का नहीं है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो प्राइवेट एंटरप्राइज का जैसे एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, टाटा मोटर्स है, इन्फोसिस है और कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं जो प्राइवेट एंटरप्राइज के अंदर आता है। क्लियर है भाई पिक्चर? चलिए आगे बढ़े, आगे चलते हैं। फिर प्राइवेट एंड पब्लिक जो हमने अभी बताया है, छोटा करके बताया है, तो उसको थोड़ा सा ब्रॉडली जो डिफरेंशिएशन है दोनों में जो अंतर है वो थोड़ा सा पढ़ ले तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक एक करके आते हैं। पहले ओनरशिप के हिसाब से देखिए, ये गवर्नमेंट ओनरशिप है और ये प्राइवेट इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन का ओनरशिप में रहेगा। नेक्स्ट है कंट्रोल। इसको कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, मैनेज करता है गवर्नमेंट। और इसको प्राइवेट ओनर्स जो होता है वो या तो उनके अंडर पे जो डायरेक्टर्स वगैरह रहेगा, मैनेजमेंट रहेगा, वो लोग इसको कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव का क्या है? यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर मेन ऑब्जेक्टिव, साथ साथ में देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना इनका मोटो रहता है। और इनका मेनली जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मोटिव होता है। प्राइवेट का मेनली प्रॉफिट मोटिव होता है। नेक्स्ट है कैपिटल, मेनली गवर्नमेंट फंड से होता है और यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है, अपना पैसा खुद लगाते हैं या किसी से उधार लेके करते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट एंड पब्लिक के पास अकाउंटेबल है। ये मेनली अकाउंटेबल टू द ओनर के पास अकाउंटेबल है या शेयर होल्डर के पास अकाउंटेबल होता है। डिसीजन मेकिंग ऑफन कंपैरेटिवली स्लोअर ड्यू टू गवर्नमेंट प्रोसीड्यूर। गवर्नमेंट का प्रोसीड्यूर लंबा होता है, आपको पता है, बहुत सारे स्टेप आगे जाना पड़ता है तब जाके एक सिद्धांत ले पाते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, इसमें फास्टर होता है, बड़ी फास्ट होता है और बड़ी फ्लेक्सिबल होता है, चेंजेबल होता है। लेकिन गवर्नमेंट में डिसीजन में लंबा लाइन लग जाता है, लंबा टाइम लग जाता है। प्रॉफिट मोटिव, डेफिनेटली प्रॉफिट इज नॉट ऑलवेज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक सेक्टर, बट profit is generally the major objective of the private sector. Social responsibility gives considerable importance on social welfare. ज़्यादा सोशल वेलफेयर के लिए ज़्यादा सोचते हैं। और यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है लेकिन एग्जिस्ट, बट कॉमर्शियल कंसिडरेशन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई हम बिजनेस करके ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाएंगे उसके तरफ ज़्यादा भागते हैं, लेकिन साथ साथ में उनका कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि पोल्यूशन ना किया जाए, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा किया जाए, उनका ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन पब्लिक में फुल्ली लगभग सोशल वेलफेयर के लिए सोचा जाता है, जो कि प्राइवेट में नहीं है ऐसे। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ऑपरेशंस ऑफन वर्क्स इन स्ट्रैटेजिक बेसिक इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए काम करते हैं, मतलब जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, पब्लिक का बेनिफिट हो, जिसमें प्रॉफिट कम हो, इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन जो है जो चलाते हैं कौन? पब्लिक सेक्टर। और यूजुअली ऑपरेट्स वेयर प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट, जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका है, अपॉर्चुनिटीज़ है, उस टाइप का बिजनेस प्राइवेट सेक्टर करते हैं। क्लियर हो गया भाई? प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर का अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ये आपको ज़रूर क्लियर हो गया होगा। और एक मैं बात बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर जो था वो हमने सेकेंड चैप्टर में प्राइवेट सेक्टर अलग अलग टाइप का क्या क्या होता है वो पूरा हमने पढ़ लिया है पिछले लेक्चर में। पिछले जो लेक्चर हमने फोर्थ का दिया है, इससे पहले सेकंड का भी हमने लेक्चर दिए थे, उसमें बिल्कुल हमने डिस्कस कर दिया प्राइवेट सेक्टर में जैसे कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है और बहुत जैसे सोल प्रोपर्टीशिप है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, बहुत सारे अलग अलग टाइप का प्राइवेट सेक्टर होता है जो हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस करके आए हैं। तो इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे वो है जैसे प्राइवेट एंड पब्लिक का डिफरेंस क्या है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे
कि पब्लिक सेक्टर का क्या इम्पोर्टेंस है, अलग अलग क्या क्या टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर होता है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सब लेके आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, ज़रूर हमें कमेंट्स करते रहना है, तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए हम ऐसे लेक्चर तैयार करें और आपके सामने रखें। तो कमेंट करते रहना है आपको। ठीक है भाई, चले आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का क्या ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट्स प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक फैसिलिटीज़ नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट। किसी देश का डेवलपमेंट के लिए जो नेसेसिटी मतलब नेसेसरी जो फैसिलिटीज़ होता है वो देना पड़ता है, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन करना, ब्रिजेस बनाना, ये जो एयरपोर्ट बनाना, तो डॉक बनाना, ये जो बनाने का जो काम है जनरली गवर्नमेंट ज़्यादातर करते हैं। रेलवेज़ बनाना, तो ये इसमें क्या होगा कि डेवलपमेंट होगा देश की, है ना, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा तो डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, एस्टैब्लिशेज इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरिया। जनरली गवर्नमेंट क्या चाहेगा, बैकवर्ड जो एरिया है वहाँ जाके इंडस्ट्री बनाए तो वहाँ के जो लोग हैं उनको काम धाम मिले, वहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो यूटिलाइज हो इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक काम है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, तो इसमें क्रिएट्स ए लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। और क्या है भाई, पब्लिक वेलफेयर प्रोवाइड्स एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस। सस्ते से सस्ते सामान, जो नेसेसरी गुड्स होता है, जो गरीब है उनके पास भी सस्ते में पहुँचे, ये चीज़ उनका मोटो रहता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज, मतलब गवर्नमेंट कैन कंट्रोल इंडस्ट्रीज इम्पॉर्टेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी। देश की सिक्योरिटी के लिए जो इंडस्ट्रीज इम्पॉर्टेंट है उसको मॉनिटर करना गवर्नमेंट का एक काम होता है। नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इट हेल्प्स प्रिवेंट एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मतलब किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा ना रह जाए, सबके पास थोड़ा सा इक्वली बांटा जाए, ये चीज़ को सामने रख के काम करते हैं। गवर्नमेंट इनइक्वालिटीज़ को हटाने के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स यूजेज नेशनल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट पर्पस। जो नेशनल रिसोर्स है उसको देश की डेवलपमेंट के लिए यूज़ करने की बंदोबस्त करते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अलग अलग क्या क्या टाइप का एक्चुअली पब्लिक एंटरप्राइज होता है, हमने आपसे पहले आपको बताया था कि इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन जनरली 3 टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर होता है। एक होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, दूसरा होता है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एंड तीसरा गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, 3 टाइप का होता है। तो एक एक करके हम अब इसके बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या है, इसका मीनिंग क्या है, क्या बोलना चाहते हैं, देख लेते हैं। ए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स इज अ पब्लिक एंटरप्राइज दैट इज ऑर्गेनाइज्ड, फाइनेंस्ड एंड कंट्रोल्ड एज अ डिपार्टमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट। जैसे कि एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बना के काम करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसको कंट्रोल करते हैं, इसमें फाइनेंस करते हैं, इसका जो भी ऑर्गेनाइज करने का जो भी काम है, मैनेज करना जो काम है, ये एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम करते हैं इसका। ठीक है, इट ऑपरेट्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ए पर्टिकुलर मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर में रहेगा या गवर्नमेंट के पार्ट के अंदर ये डायरेक्टली कंट्रोल होता है। क्लियर? अब आपको समझ में और इजी हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जैसे इंडियन रेलवे है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, डिफेंस रिलेटेड जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट है, ये सब आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर आता है। क्लियर? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका फीचर्स क्या है फिर? फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट ओनरशिप, सो द एंटरप्राइज इज़ कम्प्लीटली ओन बाय गवर्नमेंट। इसमें कोई प्राइवेट का कोई रोल नहीं है, बिल्कुल गवर्नमेंट सेक्टर है ये। नेक्स्ट है डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल, इसमें इट इज़ द डायरेक्टली कंट्रोल बाय द
कॉन्सर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट इसको डायरेक्ट कंट्रोल करता है, उसी के मॉनिटरिंग में काम होता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, इसका जो एम्प्लॉयज़ होता है जनरली उनका स्टेटस गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई का स्टेटस मिलता है। गवर्नमेंट फाइनेंसिंग, फंड्स आर प्रोवाइडेड थ्रू गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट का जो बजट होता है हर साल उसके हिसाब से यहाँ पे जो फंड चाहिए होता है वो यहाँ पे अलॉट किया जाता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट अकाउंटिंग, मीन्स इट इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर आर जनरली सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीड्यूर के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल, द एंटरप्राइज इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर में अकाउंटेबल है, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में इन्हें इनका जो हिसाब किताब जो भी इनका प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ इसके बारे में उन्हें अकाउंटेबिलिटी रहेगा, बोलना पड़ेगा, उन्हें जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक सर्विस मोटिव, मेनली द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज जनरली टू प्रोवाइड एसेंशियल सर्विस रैदर देन मैक्सिमम प्रॉफिट, प्रॉफिट कम रख के सर्विस ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। जैसे इंडियन रेलवे में आप देखिए, इंडियन रेलवे में जो टिकट है, जो लोकल टिकट होता है, जनरल टिकट होता है, काफ़ी सस्ता होता है ना, क्योंकि वो चाहते हैं कि सब लोग इसको यूज़ करके अपना मिनिमम पैसे खर्चा करके अपना काम कर पाए, इधर उधर जा पाए, अपना काम पे जा पाए, ठीक है। चलिए आगे। तो फिर इसका मेरिट क्या है? जैसे कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़, जो देश की इम्पॉर्टेंट काम है जो प्राइवेट सेक्टर नहीं करना चाहेगा, प्रॉफिट नहीं होगा, इसलिए वो ये लोग करते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है इसमें हाई पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, जवाब देना पड़ता है इन्हें। नेक्स्ट है सुइटेबल फॉर स्ट्रैटेजिक एंड कॉन्फिडेंशियल एक्टिविटीज़, जो देश की कॉन्फिडेंशियल एक्टिविटीज़ है, स्ट्रैटेजिक एक्टिविटीज़ है, उसके लिए बहुत ही सुइटेबल है। जैसे कि इंडियन आर्मी का जो है मिलिट्री जो डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट है, वो बहुत काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होता है, उसमें गवर्नमेंट को ही इन्वॉल्व होना चाहिए, बाहर से कोई प्राइवेट को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जनरली। नहीं तो गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली यूज़ इट्स रिसोर्सेज फॉर पब्लिक वेलफेयर, यहाँ से जो भी अर्निंग होता है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रेवेन्यू अर्न बिकम्स पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंस, जो यहाँ से अर्निंग होता है वो गवर्नमेंट का फाइनेंस के लिए काम आता है। क्लियर? जैसे कुछ बेनिफिट्स भी है, हर किसी का लिमिटेशन भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है, ऐसे इनका भी कुछ डिसएडवांटेज है। क्या है ये? चलिए देखते हैं लिमिटेशन क्या है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स, गवर्नमेंट का एक रूल रेगुलेशन के वाइज इन्हें काम करना पड़ता है, तो ये अपना मर्जी से कुछ चेंजेस नहीं ला पाते, एक ही सिस्टम में इन्हें काम करना पड़ता है। स्लो डिसीजन मेकिंग, क्योंकि बहुत अलग अलग लेवल में जाके डिसीजन लेना पड़ता है, मतलब अप्रूवल लेना पड़ता है, तो ये लेंथी प्रोसीड्यूर हो जाता है। किसी की कोई सिद्धांत लेना है तो लंबा प्रोसेस में आ जाते हैं, तो काफ़ी लेट हो जाता है डिसीजन लेने में। एक्सेसिव पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस में ऑकर, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस इसके अंदर रहता है, ठीक है। कॉमर्शियल एफिशिएंसी में भी कंपैरेटिवली लो, इनमें जो काम करने का, कॉमर्शियल काम करने का जो एबिलिटी है, ये एफिशिएंसी है, जनरली कम होता है, क्योंकि हर इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है, और गवर्नमेंट का जो प्रोसीड्यूर है जिसमें थोड़ा सा काम धाम कम ही होता है ना, तो इसमें एफिशिएंट ज़्यादा नहीं हो पाते, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व शायद नहीं होते, इसीलिए प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ मैनेजरियल ऑटोनॉमी, क्योंकि इसमें कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, तो मैनेजरियल जो एक्टिविटीज़ है वो इंडिपेंडेंटली मतलब ऑटोनॉमी जो है, जो खुद से कर सकते हैं, उसका अधिकार कम रहते हैं, तो ऑटोनॉमी के हिसाब से ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाते, क्योंकि इन्हें मिनिस्ट्री द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो कहाँ पे ये सूटेबल है, कहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा सूटेबल होगा, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन केस में? जैसे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर पर्टिकुलरली सूटेबल फॉर एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज, स्ट्रैटेजिक एक्टिविटीज़ and activities requiring
स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल, जहाँ पे ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल की ज़रूरत है, जो स्ट्रैटेजिक एक्टिविटीज़ है जहाँ पे कॉन्फिडेंशियल मैटर होगा इस केस में, या एसेंशियल पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करना है तो इस केस में ये सूटेबल है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े फिर। नाउ आते हैं नेक्स्ट, स्टैचूटोरी कॉरपोरेशन। स्टैचूटोरी कॉरपोरेशन क्या होता है? A statutory corporation is public enterprises created by special act of parliament or legislature। पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर में एक एक्ट पास करके ऐसे कोई स्टैचूटोरी कॉरपोरेशन को बनाया जाता है। ठीक है? द एक्ट स्पेसिफाइज इट्स ऑब्जेक्टिव। उस एक्ट में बोला जाता है इनका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, क्या पावर रहेगा, फंक्शन क्या होगा, रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट क्या रहेगा, गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन रहेगा, ये हर चीज़ इसमें बिल्कुल क्लियर करके बताया जाता है। फॉर एग्जांपल याद रखना आपको, ऐसे ही एग्ज़ाम में ज़रूर ये स्टैचूटरी कॉरपोरेशन के एग्जाम्पल के दौर से कुछ ऑप्शन दिया जाएगा, आपको बताना पड़ेगा, या कुछ ऐसे दिया जाएगा फिर ऑप्शन के हिसाब से अलग अलग दिया जाएगा, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे MCQs आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉरपोरेशन दैट इज़ LIC, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI, और भी कई सारे है। तो ऐसे है इसका एग्जाम्पल ऑफ स्टैचूटोरी कॉरपोरेशन। ठीक है भाई, क्लियर, समझ में आया? आगे चलते हैं। नाउ फीचर्स क्या है इसका? क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट। अभी आपको बताया हमने को पार्लियामेंट में स्पेसिफिक लॉ पास होके या स्टेट लेजिस्लेचर में जो लेजिस्लेचर में लॉ पास करके स्पेशल एक्ट के द्वारा इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, इट हैज़ अ लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट और ये ऑर्गेनाइजेशन सेपरेट है तो ये खुद अपने तरीके से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ओनरशिप। द गवर्नमेंट जनरली प्रोवाइड्स द कैपिटल एंड एक्सरसाइज ओवरऑल कंट्रोल। गवर्नमेंट खुद कैपिटल भी इसमें देते हैं और कंट्रोल भी करते हैं, तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है इसलिए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इट जनरली एन्जॉयज ग्रेटर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दैन द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से ज़्यादा ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एन्जॉय करते हैं। मैनेजमेंट, इट इज़ मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और गवर्नमेंट बॉडी अपॉइंटेड बाय द अकाउंटेंट अकॉर्डिंग टू द एक्ट। एक्ट के हिसाब से जो गवर्नमेंट बॉडी अपॉइंट किया जाएगा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशन चलाया जाता है, मैनेज होता है। नेक्स्ट है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। इट रिमेन्स अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर। में इनका अकाउंटेबिलिटी है, इनका पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी, इट एन्जॉयज ग्रेटर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी दैन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से थोड़ा ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल है, ये अपना तरीके से कुछ काम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मेरिट क्या है इसका? ऑपरेशनल ऑटोनॉमी अलाउज फास्टर डिसीजन। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी है, ये ऑटोनॉमी के द्वारा मतलब जो बिजनेस है वो अपना खुद से डिसीजन ले सकते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता है, तो ये अपने तरीके से फास्ट डिसीजन ले पाते हैं। नेक्स्ट, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मेक्स कैपेबल ऑफ एंटरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ओनिंग प्रॉपर्टी। अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी रख सकते हैं और दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है इसका, इसलिए। ग्रेटर फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल फ्लेक्सिबिलिटी। फाइनेंशियल मैनेजरियल फ्लेक्सिबिलिटी रहते हैं इसमें कि अपने तरीके से आप काम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कुछ भी। सुइटेबल फॉर एक्टिविटीज़ रिक्वायर। प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लिए सुटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट रिटेन्स नेसेसरी कंट्रोल ओवर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़। जहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ की बात आता है वहाँ पे गवर्नमेंट अपना कंट्रोल में, अपना काबू में रखते हैं। नाउ जैसे कि सुविधाएं हैं ऐसे डिसएडवांटेज भी होगा, ऐसे लिमिटेशन भी इसका भी है। जैसे चेंजेस इन इट्स पावर में रिक्वायर अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट। अगर इसमें पावर में कुछ चेंजेस लाना है, कुछ चेंज करना है तो डेफिनेटली दोबारा जो एक्ट के द्वारा ये बना है उस एक्ट को फिर अमेंड करना पड़ता है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस में स्टिल ऑकर्स। जितना भी ये ऑटोनॉमी रहे फिर भी गवर्नमेंट का जो कंट्रोल इसके ऊपर रहेगा, इंटरफेरेंस रहेगा।
समटाइम्स देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑटोनॉमी एंड गवर्नमेंट कंट्रोल, कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल भी रहता है, कुछ ऑटोनॉमी रहता है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है कभी कभार। मैनेजमेंट में बिकम ब्यूरोक्रेटिक होता है, जो बड़े बड़े लोग ऊपर में जो पोजीशन में बैठे होते हैं वही लोग डिसीजन वगैरह लेते हैं और कंट्रोल करते हैं। लैक ऑफ कंपटीशन में रिड्यूस एफिशिएंसी, ये दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई कंपटीशन नहीं होता है तो इनका जो एफिशिएंसी है वो लो हो जाता है एक्चुअली, ठीक है, रिड्यूस हो जाता है इनका एफिशिएंसी। तो किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सूटेबल है देखते हैं। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन आर सूटेबल व्हेयर द गवर्नमेंट वांट्स पब्लिक कंट्रोल along with ऑपरेशनल एंड मैनेजरियल ऑटोनॉमी, मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी भी चाहिए और गवर्नमेंट का कंट्रोल भी चाहिए। तो इस टाइप का अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें जाके ये सूटेबल होता है, उस काम के लिए, उस तरीके से कंट्रोल करने के लिए इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल है। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। आप भी पानी पी लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक डेफिनेशन जो अभी बोला गया है, बोलते हैं ए गवर्नमेंट कंपनी इज़ अ कंपनी इन व्हिच at least 51% of the public paid up share capital is held by the central government or state government or jointly state या central government। मेन जो बात ये है कि जिस enterprise का minimum 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट कंपनी। सो इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट वाइज ये रजिस्टर्ड होगा। क्लियर है? 51% मिनिमम उसका गवर्नमेंट का शेयर कैपिटल का, पेड अप शेयर कैपिटल का पार्ट गवर्नमेंट का होना चाहिए। ऐसे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जाम्पल याद रखना है आपको, जैसे भेल है, सेल है, एनटीपीसी है, ठीक है, इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन। नाउ इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या है, देखें फिर फीचर्स। गवर्नमेंट ओनरशिप, क्योंकि एटलीस्ट 50% ऑफ द पेड अप कैपिटल गवर्नमेंट की ओनरशिप में होना चाहिए। सेपरेट लीगल एंटिटी, इट हैज़ अ आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से बिल्कुल एक अलग आइडेंटिटी है इनका। इनकॉर्पोरेशन अंडर कंपनीज एक्ट, सो इट इज़ एस्टेब्लिश्ड एंड रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर कंपनीज का लॉ है, लॉ के हिसाब से रजिस्टर होना है इन्हें। मैनेजमेंट, इट मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करते हैं। प्राइवेट पार्टनरशिप पॉसिबल मीन्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन में होल्ड द रिमेनिंग शेयर्स, मतलब जो 51% मिनिमम शेयर गवर्नमेंट होल्ड करते हैं, तो बाकी 51 में द प्राइवेट मतलब इंडिविजुअल कोई व्यक्ति या कोई इंस्टीट्यूशन उसका रिमेनिंग शेयर होल्ड कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल रहेगा गवर्नमेंट के पास, क्योंकि उनका 51% से ऊपर शेयर उनका रहता है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, इट जनरली ग्रेटर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दैन डिपार्टमेंटल एंड अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से ज़्यादा इनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी मिलता है, अपना तरीके से काम करने का मौका है। कॉमर्शियल अप्रोच, डेफिनेटली इट कैन ऑपरेट विथ कंपैरेटिवली ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉमर्शियल एफिशिएंसी, ज़्यादा कॉमर्शियल एफिशिएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी लेके काम कर सकते हैं। तो इसका मेरिट क्या है भाई? ईजी टू एस्टैब्लिश कंपेयर टू द स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन से ज़्यादा मतलब से इजी है ये एस्टैब्लिश करना, बनाना इजी है। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, चेंज कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, अलग अलग डिसीजन ले सकते हैं खुद। कैन यूज़ प्रोफेशनल मैनेजमेंट, चाहे तो बाहर से प्रोफेशनल मैनेजमेंट हायर करके बैठा सकते हैं कंपनी में। गवर्नमेंट रिटेन्स कंट्रोलिंग ओनरशिप, ओनरशिप में गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है।
कैन रेज फंड्स थ्रू डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्स से फंड भी रेज करने का इसको मौका मिलता है। कॉम्बाइंस पब्लिक ओनरशिप विथ कॉरपोरेट मैनेजमेंट, ये पब्लिक ओनरशिप भी रहेगा और एक कॉरपोरेट मैनेजमेंट भी रहेगा, जो कि कॉरपोरेट मैनेजमेंट होगा तो अच्छे तरीके से ऑपरेशन को फंक्शन करेगा, मतलब काम करेगा, ऑपरेशनल जो काम है वो अच्छे तरीके से होगा। और पब्लिक ओनरशिप रहेगा तो फिर सोशल वेलफेयर भी साथ साथ में बरकरार रहेगा। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं कुछ लिमिटेशन भी इसका हो सकता है। क्या लिमिटेशन है, देखते हैं क्या लिमिटेशन है। जैसे गवर्नमेंट कंट्रोल में रिड्यूस मैनेजरियल इंडिपेंडेंस, जो भी है गवर्नमेंट जहाँ पे कंट्रोल में है तो इनका मैनेजरियल जो इंडिपेंडेंसी है वो थोड़ा सा कम होगा ही होगा। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अफेक्टेड डिसीजन, कभी कभार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में इनका जो डिसीजन है वो अफेक्ट होता है, ये खुद नहीं ले पाते। प्रेशर रहता है। समटाइम्स इट मे बी फंक्शंस लाइक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रदर देन कमर्शियल कंपनी, कमर्शियल कंपनी से ज़्यादा कभी कभार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह काम करते हैं। माइनॉरिटी प्राइवेट शेयर होल्डर्स में हैव लिमिटेड इन्फ्लुएंस, उनका इन्फ्लुएंस कम चलता है क्योंकि गवर्नमेंट का ज़्यादा शेयर है तो उनका इन्फ्लुएंस ही ज़्यादा चलता है। अकाउंटेबिलिटी में बिकम कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज इट कंबाइंस गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेट स्ट्रक्चर, दोनों कंबाइन करके होता है तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। किसके पास कितना अकाउंटेबल है, प्राइवेट कितना है और गवर्नमेंट कितना है, तो इसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। नाउ अगर हम जो अभी तीनों हमने पढ़ा है उसका अगर एक कंपैरिजन चार्ट करके छोटा करके जिस्ट करके आपको बताया जाए, थोड़ा सा आप एक नज़र देख लीजिए तो जिसको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए। कंपैरिजन जैसे फॉर्मेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा बनता है, ये स्पेशल एक्ट द्वारा बनता है, ये कंपनीज एक्ट द्वारा बनता है, फॉर्म करता है। लीगल स्टेटस, नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी फ्रॉम गवर्नमेंट, इनका सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, इनका भी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। ठीक है। कंट्रोल, डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, स्टैट्यूटरी में गवर्नमेंट कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू द एक्ट वाइज होता है, और इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल होता है थ्रू ओनरशिप के द्वारा कंट्रोल होता है। मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहता है इसमें बोर्ड और गवर्निंग बॉडीज़ रहते हैं, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करते हैं। ऑटोनॉमी वेरी लो, रिलेटिवली हाई और रिलेटिवली इसमें भी हाई है। फ्लेक्सिबिलिटी वेरी लो है, इसमें हाई है, इसमें भी हाई है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवे, LIC एंड भेल। क्लियर, एक जीस्ट आपको बता दिया कंपैरेटिवली और सबका फीचर्स भी आपको समझ में आ गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे काम करते हैं। इसमें और एक चीज़ बताया गया, देखिए अगर आपको रखना है, मेमोरी में रखना है, इसके लिए डिपार्टमेंटल मीन्स डिपार्टमेंट, स्टैट्यूटरी मीन्स स्पेशल स्टेट्यूट और एक्ट, एंड गवर्नमेंट कंपनी मीन्स कंपनीज एक्ट प्लस 51% गवर्नमेंट ओनरशिप रहेगा। क्लियर है, एकदम दिमाग में घुसा लेना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पब्लिक एंटरप्राइज ख़त्म। अब हम आते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेज और मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज। ठीक है भाई, ग्लोबल एंटरप्राइजेज और मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज, इसका शॉर्ट फॉर्म MNCs है ना, आपने सुना होगा नाम। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबल एंटरप्राइज और मल्टीनेशनल एंटरप्राइज क्या होता है। ग्लोबल एंटरप्राइज और मल्टीनेशनल कंपनी दैट इज MNC इज अ लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस एक्टिविटीज़ इन मोर देन वन कंट्री। मतलब ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीनेशनल कंपनी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या सर्विस एक्टिविटीज़ जो होता है सिर्फ एक कंट्री में नहीं होता, बहुत सारे कंट्रीज़ में चलता रहता है, अलग अलग देश में चलता है। ठीक है। सो एन MNC जनरली हैज़ इट्स हेडक्वार्टर, कहीं एक कंट्री में किसी एक देश में हेडक्वार्टर होगा इन अ वन कंट्री, एंड ऑपरेट्स थ्रू
सब्सिडियरीज, अलग अलग छोटा छोटा सब्सिडियरीज लेके और ब्रांच लेके और एसोसिएट एंटरप्राइज इन सेवरल अदर कंट्रीज, दूसरे दूसरे देश में उसका ब्रांच खोल के या सब्सिडियरीज खोल के या एसोसिएट्स खोल एंटरप्राइज खोल के दूसरे दूसरे देश में चलाते रहते हैं बिजनेस। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टोयोटा, माइक्रोसॉफ्ट, यूनिलीवर, इस तरह से बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि इस तरह से मल्टीनेशनल कंपनी है जो भी काम अलग अलग देशों में काम करता रहता है। चलिए, नाउ फीचर्स ऑफ ग्लोबल इंटरप्राइज, क्या फीचर्स है इसका? एक तो लार्ज साइज होता है, एमएनसी जनरली ऑपरेट एंड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, क्योंकि अलग अलग देशों में बिजनेस कर रहे भाई, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा तभी तो जाके कर पाएगा, लार्ज स्केल में काम करता है। इंटरनेशनल ऑपरेशंस मीन्स दे कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटीज़ इन सेवरल कंट्रीज, अलग अलग देशों में करते हैं। ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, दे पॉजेज सब्सटेंशियल फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तभी ये कर पाते हैं, अलग अलग देशों में बिजनेस कर पाते हैं। नेक्स्ट क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी, दे जनरली यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड एडवांस प्रोडक्शन टेक्निक। जनरली वो लोग क्या करते हैं? एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं कि और एडवांस जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें मास प्रोडक्शन करना है इसलिए, और उनके पास बहुत पैसा भी है, उनके पास बहुत कैपिटल है जिसको इन्वेस्ट करके ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर पाते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, दे एम्प्लॉय ट्रेंड एंड स्पेशलाइज्ड मैनेजर्स। ठीक है, बहुत सारे ट्रेंड एंड स्पेशलाइज्ड मैनेजर को लोग एम्प्लॉय करते हैं, काम पे लगाते हैं। सेंट्रलाइज कंट्रोल, इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आर ऑफन कंट्रोल बाय द हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर जिस देश में है जहाँ पे हेड ऑफिस है वहाँ से कंट्रोल किया जाता है, इंपॉर्टेंट जो एरिया है उसको कंट्रोल किया जाता है। एंड व्हाइल लोकल यूनिट्स हैंडल डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होता है वो लोकल यूनिट संभालते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट नेटवर्क, डेफिनेटली दे हैव एक्सटेंसिव इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग सिस्टम, उनका जो मार्केटिंग सिस्टम है अलग अलग देश में एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग सिस्टम्स मतलब रहते हैं जिसके द्वारा वो लोग बिजनेस को चलाते हैं, है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दे स्पेंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑन इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनके पास बहुत पैसा है और हर टाइम वो चाहते हैं नए नए कुछ इनोवेटिव कुछ चीज़ मार्केट में लाया जाए, क्योंकि उन्हें बिजनेस उबाल में टिके रहना तो करना ही पड़ता है और उनके पास बहुत पैसा होता है, इन्वेस्ट करने का पैसा है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं और नए नए इनोवेटिव कुछ चीज़ मार्केट में लाते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, जैसे कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, हेल्प्स रिड्यूस द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इनका लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है तो एवरेज कॉस्ट जो है पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम होता है, इसलिए वो लोग सस्ते में सामान बेच सकते हैं मार्केट में। ठीक है। ग्लोबल ब्रांड इमेज, मेनी एमएनसीज पॉजेज वेल नोन ब्रांड्स रिकॉग्नाइज्ड इन सेवरल कंट्रीज, अलग अलग देशों में इनके जो ब्रांड है इसका नाम है तो उसी नाम पे ही लोग सामान खरीद लेते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है भाई? एडवांटेज क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीन्स ब्रिंग्स कैपिटल इनटू द होस्ट कंट्री, होस्ट कंट्री में दूसरा कैपिटल ला सकते हैं, हमारे देश में दूसरे का कैपिटल हम ला सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, अलग अलग देशों में जाके वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंट्रोड्यूसेज एडवांस टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड्स को एक देश से दूसरे देश में जाके इंट्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पे चलाते हैं उस मेथड को। और क्या है? इम्प्रूव्ड क्वालिटी मीन्स कंपटीशन इनकरेजेज डोमेस्टिक फार्म्स टू इम्प्रूव क्वालिटी, जैसे कि बाहर देश से आके वो यहाँ बिजनेस करते हैं, डोमेस्टिक जो कंपनीज़ है वो भी चाहेगा उनके साथ लड़ने के लिए अपना जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी को और अच्छा किया जाए, इनोवेटिव किया जाए कि टिके रहना है हमें, उसके साथ लड़के हमें देश में अपना बिजनेस को चलाना है तो करना पड़ेगा। कंज्यूमर चॉइस प्रोवाइड्स कंज्यूमर्स विद ग्रेटर वैरायटी, मतलब वो लोग आके यहाँ बिजनेस कोई भी देश में जाके बिजनेस करते हैं, वहाँ पे जो कंज्यूमर उनके लिए वैरायटी ऑफ सामान अपने हाथ में आते हैं, चूज़ करने के लिए ऑप्शन आ जाते हैं बहुत सारे। स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज़ रिसीव्स ट्रेनिंग एक्सपोजर टू मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिस,
एम्प्लॉयज़ जो है उनका भी स्किल डेवलपमेंट करने के लिए मॉडर्न जो टेक्निक है, मॉडर्न ट्रेनिंग उन्हें दिया जाता है और उन्हें मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिस करवाया जाता है कि वो अच्छे तरीके से और स्ट्रांग बन जाए और एफिशिएंट बन जाए और स्किलफुल बन जाए। एक्सपोर्ट्स कैन इंक्रीज द होस्ट कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। जिस कंट्री में जाके वो बिजनेस करते हैं उस कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं और उसको दूसरे देश में वहाँ से फिर एक्सपोर्ट करते हैं, तो होस्ट कंट्री का अर्निंग बढ़ जाता है। फॉरेन एक्सचेंज उनके पास अर्निंग होता है। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लार्ज प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट टू इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं। अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट बाहर देश से होस्ट कंट्री में आता है तो उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो जाता है। नाउ लिमिटेशन ऑफ एमएनसीज का लिमिटेशन क्या है? प्रॉफिट आउटफ्लो। क्यों? क्योंकि सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट में बी ट्रांसफ़र टू द होम कंट्री। अगर हमारे देश में कोई फॉरेन कंट्री का कोई कंपनी आके बिजनेस करते हैं तो यहाँ से जो प्रॉफिट अर्न करते हैं वो ट्रांसफ़र होकर चला जाता है अपना देश में, उनका देश में चले जाते हैं। नेक्स्ट है कंपटीशन विद डोमेस्टिक फार्म। एक्चुअली स्मॉल डोमेस्टिक जो बिजनेस है मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कॉम्पीट, क्योंकि वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, उनका लार्ज प्रोडक्शन है, मास प्रोडक्शन है, तो उसका कॉस्ट कम पड़ता है, वो सस्ते में सामान बेच सकते हैं। लेकिन डोमेस्टिक कंपनी, छोटा छोटा कंपनी जो है उनका प्रोडक्शन कम है, तो उसी हिसाब से उनका कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ता है, तो वो लोग टिक नहीं पाते इस इंटरनेशनल कंपनी के साथ, तो उनका फिर कंपनी बंद हो जाता है ना, उनका हालत ख़राब हो जाता है, बिजनेस लॉस हो जाता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मीन्स एक्सेसिव डिपेंडेंस। इकोनॉमिक डिपेंडेंस, एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंपनीज में अफेक्ट इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। मतलब क्या, इकोनॉमिकली जो हम इंडिपेंडेंस है वो नहीं रह पाएंगे, उनकी देश का, बाहर देश का जो कंपनी उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेबल हो जाएंगे, तो वो भी प्रॉब्लम है। अपना जो इंडस्ट्रीज है वो नहीं डेवलप करेंगे तो हम ज़्यादा ही उनके ऊपर मतलब डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो वो देश के लिए सही नहीं है। रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, देयर मे बी एक्सेसिव यूज ऑफ लोकल नेचुरल रिसोर्सेज इफ रेगुलेशन इज़ वीक। अगर वहाँ का रेगुलेशन लॉ अगर वीक है तो वहाँ पे जो रिसोर्सेज है बहुत ज़्यादा वो कंजम्पशन हो जाएगा, विदेश से कंपनी आके यूज़ करके फिर प्रॉफिट कमा के घर चला जाएगा। मार्केट डोमिनेंस, लार्ज एमएनसीज में एक्वायर सब्सटेंशियल मार्केट पावर। ज़्यादा यही होता है, एमएनसीज जो होता है बड़े कंपनी होता है तो यहाँ आके होस्ट कंपनी का जो मार्केट है उसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वो अपना कब्जे में ले लेते हैं, तो लोकल कंपनीज़ के लिए बड़ी दिक्कत हो जाता है टिके रहना। कल्चरल इन्फ्लुएंस, ग्लोबल ब्रांड्स में इन्फ्लुएंस लोकल कंजम्पशंस पैटर्न्स एंड कल्चर। क्योंकि ग्लोबल प्रोडक्ट जो है उसको यूज़ करना चाहते लोग यूज़ करते हैं, तो फिर उनका यूज़ करने का पैटर्न बदल जाते हैं और लोकल जो कल्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। फॉरेन प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो लोकल प्रोडक्ट भी यूज़ करना बंद हो जाता है और कल्चर भी थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आता है। चलिए आगे बढ़े। अब आते हैं जॉइंट वेंचर क्या होता है। जॉइंट वेंचर, जॉइंट जेवी जिसको बोला जाता है, तो इसका मतलब है जॉइंट वेंचर और जेवी इज़ द बिजनेस अरेंजमेंट इन व्हिच टू और मोर इंडिपेंडेंट पार्टीज एग्री टू कंबाइन देयर बिजनेस, देयर रिसोर्सेज एंड वर्क टुगेदर फॉर ए पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी और प्रोजेक्ट, शेयरिंग रिस्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिटर्न्स। तो एक, दो या उससे ज़्यादा अगर पार्टीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस अगर मिलके कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई प्रोजेक्ट करते हैं और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उसका रिस्क शेयर कर लेते हैं, उसका प्रॉफिट जो है वो रिटर्न जो है उसको बांटते हैं, तो उसको बोला जाता है जॉइंट वेंचर। ठीक है, मिलके करते हैं जॉइंट वेंचर। द पार्टीज में टू डोमेस्टिक कंपनीज हो सकता है, दोनों ही डोमेस्टिक दो कंपनी मिलकर हो सकता है, एन इंडियन कंपनी एंड ए फॉरेन कंपनी, एक विदेश का कंपनी फॉरेन कंपनी, एक इंडियन कंपनी मिलके हो सकता है, और इवन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी मिलके भी जॉइंट वेंचर हो सकता है। क्लियर है, जॉइंट वेंचर में दो डोमेस्टिक कंपनी भी हो सकता है, एक इंडियन कंपनी एक फॉरेन कंपनी भी हो सकता है, और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मिलके भी जॉइंट वेंचर हो सकता है। तो ऐसे जॉइंट वेंचर का कुछ एग्जाम्पल,
जैसे एन इंडियन कंपनी एंड ए फॉरेन कंपनी में जॉइंटली एस्टैब्लिश ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, वन में कंट्रीब्यूट टेक्नोलॉजी, जैसे बाहर का टेक्नोलॉजी अच्छा है वो कंट्रीब्यूट करे, वाइल अदर प्रोवाइड्स कैपिटल, लोकल मार्केट नॉलेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़, ये सब प्रोवाइड करते हैं हमारे जो लोकल जो देश का जो कंपनी है, मतलब इंडियन जो कंपनी है। ऐसे करके जॉइंट वेंचर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ जॉइंट वेंचर, टू और मोर पार्टीज, तो मीनिंग एटलीस्ट 2 पार्टीज होना चाहिए जॉइंट वेंचर के लिए। कॉमन ऑब्जेक्टिव, दोनों पार्टीज़ का ऑब्जेक्टिव जो काम है वो जो वर्क है टूवर्ड्स द कॉमन बिजनेस गोल होना चाहिए दोनों का। नेक्स्ट है रिसोर्स शेयरिंग, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, स्किल, नॉलेज और अदर रिसोर्सेज में भी कंट्रीब्यूटेड, ठीक है, अदर रिसोर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करके काम होता है, ठीक है। हमने भी एक जॉइंट वेंचर में काम करके आए, हम दिल्ली में दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट में काम किए थे। वहाँ पे अल्पाइन जो जर्मन का कंपनी थी और एचसीसी जो इंडियन कंपनी, दोनों जॉइंट वेंचर में मेट्रो प्रोजेक्ट किए थे। तो हम उस प्रोजेक्ट में प्रोक्योरमेंट में थे, काम करते थे वहाँ पे। तो ऐसे ही जॉइंट वेंचर होता है, एक इंडियन कंपनी एक बाहर का कंपनी मिलके कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं, उनका मेन मोटो ये है। तो जर्मन कंपनीज़ का जो टेक्नोलॉजीज़ वगैरह था वो हमारे कंपनी में यहाँ यूज़ किया गया, और यहाँ पे लोकल जो एम्प्लॉय जैसे हम लोग थे देश का, तो हम लोग भी वहाँ पे काम किए। इस तरह से जॉइंट जो यहाँ का एक्सपर्टीज़ जो थे, लोकल एक्सपर्टीज़, उसको भी लिया गया था, और वहाँ का जो टेक्नोलॉजिकल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है उनको यहाँ पे अप्लाई किया गया था। इस तरह से काम हुआ था। ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ हमने शेयर किया। चलिए आगे बढ़े। रिस्क शेयरिंग, बिजनेस रिस्क आर शेयर्ड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट होगा आपस में, उसके हिसाब से कौन कितना रिस्क चुकाए, मतलब कौन कितना रिस्क उठाएगा वो उसमें बिल्कुल क्लियर करके बताया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग, रिटर्न्स और प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द एग्रीड टर्म, आपस में जो टर्म होगा जिस रेशियो में होगा उस रेशियो में बांटा जाएगा। लिमिटेड पर्पस मीन्स ऑफन फॉर्म फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट और पीरियड के लिए, जनरली कोई चीज़ प्रोजेक्ट के लिए बना। जैसे आपको आपने बोला कि जो जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट हमने जो जिसमें काम किए थे, तो वो मेट्रो प्रोजेक्ट बनाने के लिए काम किए थे। जैसे प्रोजेक्ट ख़त्म, उनका भी वेंचर भी ख़त्म हो जाएगा। सेपरेट एग्रीमेंट और एंटिटी, द जॉइंट वेंचर में ऑपरेट थ्रू ए कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट अरेंजमेंट और ए सेपरेट इनकॉर्पोरेटेड कंपनी की तरह काम कर सकते हैं, एक अरेंजमेंट के द्वारा, सेपरेट कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट के द्वारा, या अलग से एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी फॉर्म करके भी काम कर सकते हैं। चलिए इसका एडवांटेज क्या है फिर? एडवांटेज क्या है? एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है कि डोमेस्टिक फर्म कैन ऑब्टेन मॉडर्न टेक्नोलॉजी फ्रॉम फॉरेन पार्टनर। जैसे आपको हमने बताया कि जो अल्पाइन का जो टेक्नोलॉजी था, जर्मन का जो जर्मन कंपनी अल्पाइन जो कंपनी था, उसका जो टेक्नोलॉजी मॉडर्न टेक्नोलॉजी था वो हमने इस प्रोजेक्ट में यूज़ किए थे। नेक्स्ट है एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स, पार्टनर्स कैन यूज़ ईच अदर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग नेटवर्क बना सकते हैं, एक दोनों मिल के एक साथ अपना अपना जगह पे अपना मार्केटिंग करने की बंदोबस्त कर सकते हैं, फॉरेन मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क, द फाइनेंशियल एंड बिजनेस रिस्क आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, में आपस में दोनों जॉइंट वेंचर में जो पार्टनर आपस में बांट जाते हैं रिस्क। बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज, डिफरेंट स्ट्रेंथ्स ऑफ पार्टनर्स कैन बी कंबाइंड, ये किसी एक पार्ट में कम स्ट्रेंथ है, ये दूसरे पार्ट में स्ट्रेंथ है, दोनों मिलके पूरा एक साथ होगा तो फिर बहुत मजबूत एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। फाइनेंशियल सपोर्ट, लार्ज प्रोजेक्ट्स कैन अंडरटेकन कंबाइनिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, 2-3 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर अगर करेंगे तो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएगा, दोनों मिलके फाइनेंस करेंगे तो फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छा मिलेगा तो काम करना ईजी हो जाएगा। मैनेजरियल एक्सपर्टीज़, पार्टनर्स कैन शेयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड मैनेजमेंट स्किल्स, आपस में शेयर करेगा, जो जिसमें स्पेशलाइज्ड है वो उसको यूज़ करेगा कंबाइन करके। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, कंबाइंड ऑपरेशंस में रिड्यूस कॉस्ट, कंबाइन एक साथ काम करेंगे, लार्ज स्केल में काम करेंगे तो खर्चा कम हो सकता है। तो ऐसे इसका सुविधाएं हैं, ऐसे लिमिटेशन भी है। चलिए देखते हैं क्या लिमिटेशन है।
लिमिटेशन क्या है? नंबर 1, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टनर। कभी कभार दोनों में आपस में जो डिसीजन है, जो अपना आइडिया से मैच नहीं हो सकता, कभी कभार लड़ाई हो सकता है ना, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव और मैनेजमेंट स्टाइल्स दोनों का अलग अलग हो सकता है, तो उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। प्रॉफिट शेयरिंग रिड्यूस इंडिविजुअल्स पार्टनर शेयर, जैसे प्रॉफिट जितना ज़्यादा पार्टनर बना देंगे कम हो जाएगा प्रॉफिट। डिसीजन मेकिंग में बिकम्स डिफ़िकल्ट व्हेन पार्टीज आर डिसएग्री। अगर कोई विषय में कोई मतलब मैटर में सिद्धांत लेना है, डिसीजन लेना है, दोनों पार्टीज अगर एग्री नहीं करते, फिर वो डिसीजन मुश्किल हो जाता है, आगे जाना मुश्किल हो जाता है, डिसीजन ले नहीं पाते। डिपेंडेंस ऑन पार्टनर्स टेक्नोलॉजी, पार्टनर का जो उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेबल हो जाता है, या कैपिटल के ऊपर, या एक्सपर्टीज़ में डेवलप, है ना, उसमें क्या होता है कि गड़बड़ हो जाता है, ज़्यादा डिपेंडेबल हो जाते हैं उनके ऊपर। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में हैव टू बी शेयर बिटवीन पार्टनर्स। आपस में जो खुद का जो कॉन्फिडेंशियल मैटर था वो आपस में डिस्कस होगा तो भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो अब आते हैं कि जॉइंट वेंचर एंड एमएनसी में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है। चलिए देख लेते हैं डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एमएनसी के केस में एंटरप्राइज ऑपरेटिंग इन मल्टीपल कंट्रीज में होता है, कोऑपरेशन बिटवीन 2 और मोर पार्टीज में होकर काम होता है। ओनरशिप यूजुअली कंट्रोल बाय 1 मल्टीनेशनल ग्रुप, इसमें शेयर्ड बाय पार्टिसिपेटिंग पार्टनर होता है। पर्पस क्या है? कंटिन्यूअस इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस, इसमें ऑफन फॉर्म्ड ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और बिजनेस। ये हर टाइम कंटिन्यू नहीं चलते, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बनते हैं। जैसे ये ख़त्म हो जाता है, इनका जॉइंट वेंचर ख़त्म हो जाता है। रिस्क मेनली बॉर्न बाय द एंटरप्राइज और ग्रुप, इसमें दोनों या तीनों पार्टीज मिल के आपस में रिस्क शेयर कर लेते हैं। कंट्रोल यूजुअली कंसंट्रेटेड विद द पेरेंट कंपनी, जो जहाँ पे बना है वहाँ मतलब जो हेड ऑफिस है वहाँ से कंट्रोल होता है। यहाँ पे शेयर अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट जैसे बनेगा इस तरीके से, इस एग्रीमेंट के हिसाब से कंट्रोल रहेगा, किसका रहेगा इस हिसाब से। रिसोर्सेज मेनली कंट्रोल बाय एमएनसी, खुद कंट्रोल मतलब रिसोर्सेज लाते हैं। इसमें रिसोर्सेज कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर, जितना पार्टनर रहेगा मिल के रिसोर्स देगा। एग्जाम्पल जैसे टोयोटा ऑपरेटिंग ग्लोबली, पूरा अलग अलग देश में काम करते हैं। यहाँ पे इसका जो एग्जाम्पल है जॉइंट वेंचर में, जैसे इंडियन प्लस फॉरेन कंपनी दोनों मिल के फॉर्मिंग ए बिजनेस टुगेदर। जैसे आपको हमने एक एग्जांपल दिया, जर्मन कंपनी अल्पाइन और एसीसी हमारा हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन जो इंडियन है, दोनों मिलके जॉइंट वेंचर होके प्रोजेक्ट किया था, जो कि मेट्रो प्रोजेक्ट किया था, दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हम 2008-9 की बातें हम कर रहे हैं, उस समय ये प्रोजेक्ट चल रहा था। ठीक है भाई, ओके। चलिए, तो यहाँ तक हमारा इस चैप्टर का लेक्चर समाप्त होता है, क्योंकि यहाँ तक ही था। आपको हमने पूरा डिस्कस करके आपको बता दिया, जितना टॉपिक था पूरा टॉपिक आपके पास हमने एक ही लेक्चर में डिस्कस करके बता दिए हैं। आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। लेकिन और एक बात, जैसे आपको मोटिवेट करने, पढ़ाई के लिए मोटिवेट हम कर रहे हैं, भाई पढ़ो अपना अच्छा रिजल्ट के लिए, तो ऐसे हमें भी आपका मोटिवेशन चाहिए। मतलब आप हमें भी मोटिवेट कीजिए, हमें से मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, और साथ साथ में कमेंट करते रहना है और लाइक करते रहना है। तब हम भी थोड़ा सा मोटिवेटेड हो जाएंगे और आपके लिए जो लेक्चर्स है बनाते रहेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए लेक्चर्स बनाते रहेंगे। ठीक है भाई, और आप हमारे चैनल में जाइए, बहुत सारे लेक्चर्स हमने ऑलरेडी दे के रखे हैं, उसको फॉलो करते रहिए तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू।